तो इन 3 बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोहली वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को रिवीजन करेंगे, फिर नैतिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ कठिन शब्द आप लोगों का लेंगे जो सीटेट में हमेशा जहाँ तहाँ क्वेश्चन में देखने को मिलता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन तीनों चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोहली वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब तक हम लोगों ने कोहली वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में क्या क्या जाना। कॉपी किसी को नहीं पलटाना है, दिमाग पे जोर देना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है ये और घर में आपको पढ़ने का कम समय है। जो करना है यही करना है। घर में सिर्फ इंजॉय मूड में पढ़ाई करना है, जैसे व्हाट्सएप में क्वेश्चन डाल दिया, उसी पर डिस्कशन किया, ये सब काम करना है, ठीक है। तो कोहली वर्ग के सबसे पहले यहाँ पर तो यही आ जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहली वर्ग ने दिया। हालांकि नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में पियाजे से रिलेटेड नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है और आज तक पूछा भी नहीं गया है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखा गया है, ठीक ना। इसलिए पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तविकता यह है कि पियाजे भी नैतिक विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे थे, लेकिन अधूरा छोड़कर चले गए। उसी को पूरा किया कोहली वर्ग ने, और कोहली वर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया वो आज तक ट्रेंड में है। आज तक सीटेट उससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है, 2 से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोगों ने जाना कि कोहली वर्ग ने हमें अपने इस सिद्धांत के जरिए क्या क्या समझाया है। सबसे पहली बात उन्होंने ये हमें बताया है कि बच्चों में नैतिकता का विकास पैदा होने के बाद होता है, जिसको हम लोग किताब की भाषा में कहेंगे कि जन्मजात गुण नहीं है। क्लियर है। फिर उन्होंने हमें बताया कि बच्चों में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, 3 स्टेप में होता है ना, चरणबद्ध तरीके से होता है। ये याद रखने वाली बात है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि बच्चों के में नैतिकता का विकास 10 साल की उम्र के बाद से शुरू होता है। 10 साल तक बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है, लेकिन नैतिक बिहेव हम लोग बच्चों में कब से देखना शुरू कर देते हैं? 3 साल 4 साल। अभी जो बाबू आती है ज़ारा, उसको आपने देखा कि वो हैंड शेकिंग भी करेगी, सलाम भी करेगी, है ना। तो ये सलाम करना बड़ों को या हैंड शेकिंग करना, ये भी तो अच्छी आदत है जिसको नैतिकता कहते हैं। तो बच्चों में नैतिक आचरण हमें देखने को मिलता है 2 से 3 साल 4 साल के आसपास से लक्षण दिखाई देने लगता है। लेकिन कोहली वर्ग कहते हैं कि ये जो आप बच्चों में नैतिक आचरण देख रहे हैं, ये नैतिकता की समझ से नहीं है, बल्कि वो किसी और कारण से है, ठीक है। तो कारण उन्होंने स्टेप में बताया कि किस कारण से वो नैतिक आचरण कर रहा है। लेकिन रियल नैतिकता, मॉरल जो एजुकेशन है, वो बच्चे को कब समझ में आती है? 10 बरस के बाद। इसी चीज को इस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है कि कोहली वर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिकता का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। तो हम आपको याद रखने के लिए कैवी अवस्था बताए हैं, तीसरी अवस्था, है ना। पहली अवस्था का नाम क्या है? आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है अहंकार की अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है सही बोल रहे हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुखता या प्रशंसा भी कह सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था। इस 3 अवस्था तक बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है, मतलब बच्चों को नैतिकता की समझ नहीं होती है। लेकिन इन तीनों स्टेज में नैतिक आचरण बच्चे में दिखता है ना। लेकिन नैतिक समझ, अब ये नैतिक समझ क्या है ये आप लोगों को बता दिए कि समाज के रूल्स, हमारे घर के तौर तरीके, रूल्स, नियम, कायदा, कानून, तहजीब, तौर तरीका, कल्चर, इसी को नैतिकता कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन जब चौथे स्टेज में आते हैं तब इनका कहना है कि यहीं पर से वास्तविक रूप से बच्चों में नैतिकता की समझ आती है। और चौथे स्टेज का नाम क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति मान की अवस्था, है ना। सामाजिक
व्यवस्था के प्रति मान की अवस्था। इसको और कौन सा नाम दिया गया है ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस स्टेज में बच्चों में नैतिकता की समझ आने लगती है, लेकिन कितना सा समझ आती है, तुरंत में ढेर सा स्टोर नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत लाइट में। वो सिर्फ इतना जानता है कि ये समाज के जो नियम है, इस नियम पर हमें चलना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। बायां ही हमें चलना चाहिए क्योंकि बाएं चलने में ही हमारा फायदा है। ये उसे पता नहीं रहता है चौथे स्टेज में कि क्यों ये नियम बनाया गया है, ये नियम सही है कि गलत है। सिर्फ दूसरे लोगों के मानक के अनुसार वो अपना व्यवहार करता है ना। ये चौथे स्टेज की बात हो रही है जिसका नाम है सामाजिक व्यवस्था के प्रति मान की अवस्था। थोड़ा सा और स्टेज अगला जाता है, यानी 10 साल के बाद सामाजिक अनुबंध की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंध की अवस्था। ये क्या स्टेज है? पांचवा स्टेज है। पांचवें स्टेज में सामाजिक अनुबंध। अब वो ये कानून समाज में क्यों बनाया गया है, हमारे घर का ये रस्मों रिवाज क्यों है, इसको वो जानने लगता है ना। और ये भी समझने लगता है कि समाज की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। कौन से स्टेज में ये जान रहा है? पांचवें स्टेज में वो समझने लगता है कि समाज हमारे लिए कितना जरूरी है, हम समाज के लिए कितना जरूरी है। दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं होगा, हमारे बिना इनका काम नहीं होगा। इसलिए हमें अपने शौक मौज को छोड़कर इसी रूल को फॉलो करना चाहिए। ये सोचकर वो रूल को फॉलो करने लगता है ना। आप अपने अपने उम्र को याद रखिए। जब आप 10 बरस के होंगे, जितना स्टेज हमने बताया कि जब आप 12 बरस के होंगे तो आप क्या करते होंगे, जब आप 15 बरस के होंगे। उन्होंने अपना अनुभव हमें कल बताया कि सर आपने जो एग्जाम्पल दिया बड़ा सटीक बैठता है हमारी ज़िंदगी पर। 12-13 साल की उम्र में हम भी जो है क्रीज वाला ही कपड़ा पहनते थे, ब्रासलेट पहनते थे, चांदी का ये पहनते थे, वो पहनते थे। क्यों पहनते थे? सिर्फ अपने दोस्तों में हमको जो है बड़प्पन हासिल हो, ठीक ना। आप एक शख्स वो नहीं है जिनके साथ ऐसा गुजरा होगा। सब लोग अपने अपने उम्र में कोहलबर्ग के अनुसार इस मतलब के स्थिति से गुजरते हैं। तो पांचवी अवस्था थी सामाजिक समझौते के प्रति मान की अवस्था, यही है ना? वो चौथा है, सॉरी, पांचवा है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में बच्चा क्या समझने लगता है कि समाज का कानून बहुत ही अनिवार्य है और उस पे हमें चलना ही चाहिए, है ना। उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जो रूल्स है उसको रूल्स है, वो भविष्य में हमें ही फायदा पहुंचाएगा। क्लियर है? और उसके बाद हमने बताया कि इसी अवस्था तक हम लोग सब आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस स्टेज से भी आगे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है अंतिम अवस्था, विवेक की अवस्था, है ना। यानी यहाँ पर क्या करते हैं वो कि अपने विवेक का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। अब तक तो वो कानून को अनिवार्य समझ के मान रहे थे, लेकिन अब वो उस कानून पर तर्क वितर्क करने लगते हैं कि यह कानून कितना उचित है समाज के विकास में, कितना अनुचित है। हमारे घर का जो ये परंपरा है कि बच्चा अगर रो रहा है तो इसको चलो झाड़ फूंक करवाने के लिए, ये कितना उचित है, ये तर्क वितर्क करने लगता है। और अगर उसमें क्षमता होती है तो फिर वो जो है इस कानून को बदलने की कोशिश करने लगता है कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। पहले हमारे दादा परदादा जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें ये सब सोच थी कि वो औरत जो है डाइन होती है, ये औरत जो है झाड़ फूंक वाली है, ये जो है इससे जो है किसी ने मुझे कुछ कर दिया है। अब ये सब नहीं होता है। अब लोग पढ़ लिया है, शिक्षित है हमारा परिवार, अब हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसा होता है समाज में, अपने परिवार में। तो फिर क्या करते हैं, हम उस परंपरा को छोड़ देते हैं, मतलब उस नैतिक आचरण को करना छोड़ देते हैं या बदल देते हैं। या अगर पहले तो बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं बदल सकते हैं
तो फिर हम अपने आप को उस परंपरा से अलग कर लेते हैं। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मूर्ति विसर्जन के दौरान अखाड़ा में शामिल होना चाहते हैं शौक से, और पहले के दौर में पीना खाना ये सब करते थे, इस पर्पज से वो मूर्ति विसर्जन में जाते थे। आप लोगों में मुहर्रम के अखाड़े में लोग उछल कूद करते हुए जाते थे, लेकिन उसमें से कुछ लोगों की ये भी थिंकिंग है कि ये करना गलत है ना। और आपके समाज के लोग जब उस अखाड़े या से रिलेटेड चंदा मांगने आते हैं तो आप उसका अवॉइड करते हैं, मैं नहीं दूंगा क्योंकि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ये करना गलत है, गुनाह का काम है, पाप का काम है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने विवेक से समाज के इस नियम से अपने आप को अलग कर रहे हैं। पहले तो आप कोशिश करेंगे कि सब लोगों को समझाते हैं कि ये चीज पाप है, तो फिर वो जवाब देता है ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा भाषण दे, ज्यादा मौलवी हो गया, ज्यादा पंडित हो गया, तुम ही सब कुछ जानता है, मेरे बाप दादा के टाइम से चला आ रहा, वो लोग गलत थे क्या? आप वहाँ पर तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं, उस समय वो लोग जाहिल थे, लेकिन अब तो समाज बदल रहा है, अब तो आपको साधन है सब चीज़ जानकारी इकट्ठा करने का। देखिए क्या चीज़ है ये, कहाँ से ये परंपरा आई है, तो ये परंपरा गलत है। क्लियर है? लेकिन अगर आप समाज में इस कानून को बदल नहीं सकते हैं तो अपने आप को उससे अलग कर देते हैं। ऐसे स्टेज को कहते हैं विवेक की अवस्था। एग्जाम्पल हमने दिया कि किसी जमाने में सती प्रथा समाज में मान्य था, सभी लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन बाद में किसी ने कहा कि नहीं, समाज का ये नियम गलत है। उन्होंने अपने आप को पहले उस नियम से अलग कर लिया और फिर उसके बाद कोशिश किया समाज के नियम को भी बदल दिया, है ना। तो ऐसे स्टेज को क्या कहेंगे? विवेक की अवस्था। इस स्टेज में ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान विदुषी ये लोग आते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है 5वें स्टेज तक आते हैं। अच्छा, अब ये नैतिक सिद्धांत जो कोहलवर्ग ने दिया है वो कैसे दिया है? एक इंटरेस्टेड पॉइंट है जिसको हमने छोड़ दिया है। वो बच्चों को, ये नैतिकता का विकास बच्चों में होता कैसे है, इस पर रिसर्च के क्रम में उन्होंने किया। तो वो करते थे, हर एज के बच्चे को इस तरीके से बैठाकर कहानी सुनाया करते थे। ठीक है, उनकी एक फेमस कहानी है हेंस डेलिमा। पर ये कहानी को हर वर्ग अब बच्चों को सुनाते थे और सुनाकर फिर उससे जवाब तलब करते थे, और जो वो जवाब देते थे उसी के अकॉर्डिंग वो उन्होंने अपना सिद्धांत लिखा है। कई कहानियां सुनाते थे, कई ग्रुप के बच्चों को सुनाते थे। रिसर्च ऐसे नहीं हो जाता है ना, पूरा कई सालों तक उस पर काम करना पड़ता है। तो उसमें से एक कहानी फेमस हो गई है जिस पर सीटेट ने सवाल पूछ भी लिया है। इनके कहानी पर सीटेट ने सवाल पूछ भी लिया है कि कोहलवर्ग ने जो हेंस की कहानी सुनाई तो उससे रिलेटेड फला स्तर या कुछ पूछा है। तो कोहलवर्ग बच्चों को कहानी सुनाया करते थे, हर एज के बच्चों को। 10 वर्ष के नीचे के भी बच्चों को रखे, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को अक्सर कहा गया कि कहानी सुनाते थे, और कहानी सुनाकर उसके बाद फिर उससे सवाल करते थे कि बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और कौन सी कहानी? ड्रामा या भूतानी डरावनी कहानी नहीं, नैतिकता वाली कहानी सुनाया करते थे। जैसे हेंस की कहानी क्या है कि एक आदमी है जिसका नाम है हेंस या हेंस, जो भी कहिए, क्योंकि हम लोग की भाषा हिंदी है, वो यूरोपियन भाषा है, हिंस या हेंस जो भी कहिए। तो हिंस नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। बच्चों को कहानी सुना रहे हैं कोहलवर्ग। उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और वह उसको लाइलाज बीमारी है, मतलब नहीं होता मरने वाला, हाँ, जिसमें अब पत्नी इसकी मर जाएगी। तो लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर को वो दिखाता है, पता चलता है लाइलाज बीमारी है। कुछ लोगों ने समझाने के लिए कह दिया कि कैंसर की मान लीजिए की बीमारी है, या अभी के दौर की बात कर लीजिए तो जैसे कोरोना लाइलाज बीमारी थी। तो उस समय उनको उस जमाने की लाइलाज बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है इसको तो लाइलाज बीमारी है और इसकी दवा भी नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो दवा आविष्कार किया है। आज तो लेबोरेटरी में ना दवा वैक्सीन बनता, उस समय कोई आदमी जैसे चरक है ना, उस टाइप से एक महान मतलब के
वैद्य हुआ करते थे जो नई नई दवा आविष्कार करते थे। तो हेंस को जब पता चलता है कि इसकी पत्नी को फला बीमारी हो गई है और इसकी दवा भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक वैद्य फला जगह पर है जिनके पास ये दवा है और इससे वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये उनके पास पता करते हुए जाता है, पहुंच भी जाता है और उनसे दवा के बारे में सवाल करता है कि मुझे दवा दीजिए। तो वो दवा का दाम जो बताता है तो वो दवा लागत का 10 गुना अधिक बताता है। एग्जाम्पल के रूप में 100 रुपया अगर दवा में खर्च आया है तो वो उससे 1000 रुपया बता रहा था। 1000 रुपया लगेगी दवाई में, $1000 लगेगा, 1000 जो भी है लगेगा। तो ये बोला आए हम पैसा तो उतना नहीं लेकर आए हैं, तो कुछ कम कीजिए, तो वो कम नहीं करता है। फिर उसके बाद कहता है कि ठीक है हम इंतज़ाम करके आते हैं, इंतज़ाम वगैरह करता है, दोस्तों वगैरह से लेता है, फिर भी वो इतना रुपया पूरा नहीं कर सकता है, ठीक ना। आधी रकम तक पूरा कर लेता है। आधी रकम मतलब मान लीजिए 500 रुपया पूरा करके वो फिर जाता है, कहता है कि 500 रुपया है, हमें दवाई दे दीजिए। कहता नहीं 1000 रुपया ही लगेगा। तो कहता तब एक काम कीजिए 500 रुपया रख लीजिए, 500 रुपया बाद में ला कर दे देंगे। फिर भी वो कहता है नहीं दवा तो पूरे पैसे का ही लगेगा, तभी देंगे दवा। अंत में वो दवा नहीं देता और वो निराश लौट जाता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि पत्नी है, मरण आसन पर है, दवा अगर देंगे तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। यानी उनका जीना और मरना, जिंदगी और मौत हम पे डिपेंड हो गया। हम दवा ले जाकर देंगे तो वो बच जाएगी वरना मर जाएगी। पत्नी से प्रेम तो सबको रहता है। तो लास्ट में वो क्या करता है, क्या करें इस स्थिति को क्या कहा है कोहल वर्ग ने, क्या करें क्या करें, नैतिक दुविधा, है ना। वह हिंस जो है नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि अब कैसे ऊपर करे ये काम। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। एक विचार आता है कि क्यों ना आज यहीं रुककर इसकी दुकान से दवा चोरी कर ली जाए, ठीक है ना। कैसे क्या करे, चोरी करना ठीक है नहीं है, बेहतर रहेगा। उधर पत्नी है, इधर चोरी है, पाप है ना, गलत काम है, यानी अपराध है, समाज के नियम को हम तोड़ रहे हैं, पकड़ा जाएंगे, मार लगेगी, क्या होगा नहीं। तर्क वितर्क चल रहा है, तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। और अब जो तर्क कर रहा है इसको क्या कहेंगे, नैतिक तर्कणा। अंत में एक डिसीजन लेता है। हमने बताया है कि नैतिक तर्कणा जब आप करेंगे, जब आप नैतिक दुविधा में पड़ेंगे तो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपका नुकसान है। अगर वो दवा चोरी करता है तो भी नुकसान है कि वो अपराध किया, और अगर दवा चोरी नहीं करता है तो इसकी पत्नी इसके हाथ से जा रही है, ये भी तो गलत, इनका नुकसान ही हो रहा है। एक डिसीजन लेता है, वो दवा चोरी कर लेता है, ठीक है, दवा चोरी कर लेता है। यहीं तक कहानी सुना के स्टॉप कर देते हैं कोहल वर्ग। अब बच्चों से सवाल करते हैं कि बताइए, कितना सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया इस नैतिक दुविधा पर, इस डिलेमा में फंसा दिया। और अब बच्चों को भी पता चल गया कि क्या करना चाहिए। अब आपसे पूछ रहे बताइए तो हेंस को चोरी करनी चाहिए, आपका क्या जवाब आएगा? अब वो उस उम्र पे डिपेंड कर रहा है। छोटा बच्चा जवाब दिया नहीं सर चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है, उससे उसको पिटाई लगेगी। वह दंड अवस्था में है, पुरस्कार एवं दंड की अवस्था। उससे बड़ा बच्चा जो था वो बोला कि नहीं चोरी करना चाहिए, पत्नी की जान का सवाल था, ठीक ना, जान की अवस्था। यहाँ पर स्वार्थ देख रहा है कि पहले हमारा है। इस तरीके से तरह तरह से वो सवाल। दुकानदार को उतना कीमत रखना चाहिए, दुकानदार को उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कई प्रश्न वो उठाते हैं और बच्चा इस दुविधा में पड़ जाता है। बच्चा भी दुविधा में पड़ जाता है, क्या जवाब दे। अपनी सोच से, अपनी समझ से वो जवाब देता है, उसको वो नोटेट करते जाते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरीके से कई कहानियां बच्चों को, कई ग्रुप को, एक ही ग्रुप को नहीं दूसरा ग्रुप भी लाए, उसको भी तरह तरह की कहानियां सुना के ये दुविधा वाला आधा कहानी सुनाकर फिर उससे सवाल करने लगते थे। और निष्कर्ष के रूप में उन्होंने आपके सामने अपना विचार दे दिया। क्लियर है? यही कहानी है, इस पर रिलेटेड
वही अवस्था में कहानी के आगे बताएंगे, अच्छा लग रहा था। चलिए, तो ये था नैतिक सिद्धांत कोहल वर्ग का। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों दिन के क्लास में बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। जिनका तीनों दिन में से किसी एक दिन का क्लास छूट गया वो वीडियो देख लेंगे। अब हम लोग फीडबैक लेंगे, अपना आकलन करेंगे कि हमने कितना सीखा 3 दिन में। क्या अब कोहल वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लायक हम हो गए, या अभी भी हम फंस रहे हैं कहीं ना कहीं? ठीक ना। इसके लिए वो बुक दीजिए नीचे वाली। एक क्वेश्चन है जो दिसंबर के 19 में पूछा गया है सीटेट में। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया। लंच बॉक्स पर भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, वो लड़की है, तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। क्लियर है? अब आपसे सवाल है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, यहाँ पे खाली जगह है, नूर का कथन, ऑप्शन से पहले आप लोग माइंड मेकअप कर लिए ये कौन से स्टेज की बात हो रही है? हाँ, अहंकार की अवस्था। अब अहंकार की अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है? स्वार्थ की अवस्था, प्रतिफल अभिमुखता या प्रतिफल अभिविन्यास। ठीक है, अभिमुखता, अभिविन्यास, उन्मुखता सब एक ही वर्ड, समानार्थक सब ओरिएंटेशन। हाँ, सबका अंग्रेजी ओरिएंटेशन होगा। क्लियर है? अब आइए ऑप्शन। इसी तरह के क्वेश्चन आता है। हमने कहा था ना पढ़ाई के दौरान कि एक सिचुएशन आपको देगा और तब सवाल देगा और स्टेज पूछेगा। तो ये सिचुएशन दे दिया नूर के बारे में। अब आपसे पूछ रहा है कौन से स्टेज में ये काम बच्चे में लक्षण देखने को मिलता है। हमें दिमाग में आ गया, तब उसी से रिलेटेड ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था। पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था। पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। ठीक है, कि आंसर पहले आपके दिमाग में रहे, ऑप्शन बाद में देखें। दूसरा है अच्छा होना। अच्छा होना और कॉमा में है परंपरागत। तीसरा स्टेज है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। आपको हिंट्स के लिए 2 ऑप्शन दे दिया, बहुत आसान कर दिया है। चौथा है आदान प्रदान। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ठीक है, कानून एवं व्यवस्था के प्रति मान की अवस्था, ये पर्व पश्च परंपरागत में है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये परंपरागत अवस्था का पहला स्टेज है ना। आज्ञाकारिता एवं दंड, ये पहली अवस्था का पहले चरण का पहला अवस्था है। ये भी सही लिख रहा है पूर्व परंपरागत का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जवाब ये है। क्वेश्चन आंसर तो पकड़ा रहा ना। अच्छा, अभी एक ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये भी सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जिनको 6 अवस्था याद हो गया वो ढूंढ लेगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है ना। इस पता चला कि यहाँ पर एक अवस्था दिया हुआ होगा, 3 अवस्था इधर उधर से होगा, तो हमें अब 6 में से एक को ढूंढ लेना है। कह रहा प्रसूति अवस्था। प्रसूति अवस्था समझते हैं ना, मतलब जब माँ मतलब डिलीवरी पोजीशन में रहती है, प्रेगनेंसी पीरियड में, उसको प्रसूति अवस्था कहते हैं, है ना। दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास।
यही हो तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है उद्योग बनाना अधीनता अधिस्थ अवस्था। सामाजिक होगा। तो सेकंड ऑप्शन था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक समझौते की अवस्था हमने बताया है, यही है सामाजिक अनुबंध। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पर सीटेट सितंबर 16 में आया हुआ पेपर 1 में, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, बच्चे को कहानी सुनाए थे और फिर उसका उत्तर आया था, तो जो उत्तर आया उसी पर सवाल है। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? इन्होंने कहानी सुनाया, बच्चों ने जवाब दिया। अब कोई आपसे सवाल कर रहा, बच्चे ने जो जवाब दिया वह जवाब उन 6 में से कौन से सोपान में आएगा? लेकिन पहले हमको जानना जरूरी है कि जवाब क्या था, उसके आधार पर हम कहेंगे कि तुम किस स्टेज में। जैसे इन्होंने कहा कि सर चोरी नहीं करना चाहिए, इसका मतलब दंड की अवस्था में है। इन्होंने कहा करना चाहिए, स्वार्थ की अवस्था में था। उसी तरीके से इनका जवाब सुन लेते हैं, नीचे जवाब दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन सुनिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? अब उत्तर दिया हुआ है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये जवाब बच्चे ने दिया कि यदि हम ईमानदार रहेंगे सर तो मेरा माँ बाप हम पे गर्व करेगा, ठीक है, तो इसलिए हमको ईमानदार रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये गुण बच्चे में जो आया तो इस 6 स्टेज के कौन से स्टेज से रिलेटेड है? बताइए कौन से स्टेज से रिलेटेड है? गलत, गलत, ये गलत हो गया। फिर से आंसर सुनिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। बच्चा क्या सोच रहा है कि हम ये काम करेंगे तो माँ बाप हमसे खुश होगा, और हमने आपको एक स्टेज पढ़ाया है कि ऐसी अवस्था में है जिसमें बच्चा चाहता है कि लोग हमें हमारी तारीफ करें, लोग हमारी तारीफ करें, बाप माँ गर्व करेगा, समाज का लोग मेरा नाम लेगा। क्या देखते हैं रोड पर साइड में ट्रक को रोक रोक के चंदा लेता है ना, ट्रक को रोक रोक कर चंदा काहे ले रहा है? सरस्वती पूजा बैठा रहे हैं तो ये समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इन लोग भी जो है सरस्वती पूजा का भक्त है, पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन पूजा जरूर करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। तो ये जो है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की प्रशंसा की अवस्था में आएगा। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यदि मैं ये दिस दैट कर लूं तो लोग मुझे हीरो कहेंगे, तो इसलिए हम ये सब करते हैं। यहाँ से यहाँ तक बाल मुड़वा लेता है, कान छिदवा लेता है ना, किस लिए? आपके दोस्त आपको मॉडलर कहें, ये तमगा लेने के लिए। उसी तरीके से माँ बाप आपको ईमानदार कहे, ये रिवार्ड लेने के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, मई में एग्जाम हुआ था 16 में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के खाली जगह स्तर हैं, खाली जगह स्तर है, 3 स्तर होगा। कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन है 3, 4, 2, 6। 6 क्यों नहीं होगा? क्लियर है? हमने कहा था इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको फंसाता है। अगर 6 भी यहाँ लिख देगा तो कोई जल्दी में 6 मार के आ सकता है, क्योंकि 6 भी वो पढ़ के गया है और 3 भी पढ़ के गया है। लेकिन 6 और 3 में फर्क क्या है, ये आपको हम क्लियर बता दें। देखिए एक क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा?
आपको पहले बांध दिया कि हम बात कर रहे हैं पहली अवस्था की, 410 है ना। अब पहली अवस्था में हमने बच्चों में 2 लक्षण देखा। एक लक्षण तो ये देखा कि दंड के भय से आज्ञा का पालन कर रहा है। दूसरा हमने देखा अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए टिफिन शेयर कर रहा है। ये 2 चीज हमने सीखा। उसी पर ये सवाल है कि किस तरफ प्रवृत्त होगा, या तो वह पहले पोजीशन की तरफ का ऑप्शन होगा या दूसरे पोजीशन की तरफ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? सीटेट एग्जाम के दिन भी आप लोगों को यही करना है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है, तब आंसर में जनित। तो कितना करीबी आंसर रहता है। 3 और 6 में कितना फर्क था कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब 3 भी सही है, 6 भी सही है। आपने अगर समझ लिया कुछ और तो 6 सही है, सही समझा तो 3 सही है। तो ऐसा गलती आप लोग करते हैं। जो स्टूडेंट 5-10 नंबर से पिछड़े हुए हैं उन लोगों के साथ यही हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या था? कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, झुकेगा? ऑप्शन: व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। दूसरा, व्यक्तिगत मूल्य। तीसरा, पारिवारिक अपेक्षाएं। और चौथा, अंतर्निहित संभावित दंड। आंसर या ए लग रहा है या डी। चलिए अब आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए ए और डी पर लॉक करते हैं, देखते हैं क्या सही है। नहीं, होना चाहिए डी। ए हमें लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन होना चाहिए डी। कितना नंबर सवाल है? 43। 43 का डी। क्लियर है? क्यों बता रहे हैं अब समझिए। ए हमें क्यों लगा और डी क्यों हम कहा कि ए लग रहा है लेकिन डी होना चाहिए, हमने कहा ना। यही सिचुएशन आप लोगों को भी वहां आना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ दिखा रहा था। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, स्वार्थ यहाँ पर झलक रहा था थोड़ा सा। व्यक्तिगत मतलब निजी, लेकिन उससे ज्यादा साफ सुथरा आईने की तरह जवाब था डी, दंड। दंड तो पूर्व परंपरागत में है ही, इसलिए बेहतर आंसर वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूंगा। अब सवाल है, यह बच्चा कोहलवर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, प्रशंसा की अवस्था। दूसरा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। तीसरा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। और चौथा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। अच्छा लड़का। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ए कौन कौन बोल रहे हैं? गलत हो गया। सी कौन कौन बोल रहे हैं? सही है। तो ये सुनिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये तुक्का ही है। आप मेरी क्यों तुक्का है ये समझिए। क्योंकि आपको जो सी आंसर हुआ, ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं किए क्लास के दौरान। क्लास के दौरान ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन बाकी ए, बी और डी वाला जो है इसको इस्तेमाल किए हैं। अब कैसे समझिए, हमने आपको जब पढ़ाया था कि एहसान का बदला एहसान, वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है। तो एहसान का बदला एहसान किसमें है? पहले के दूसरे में। पहले के दूसरे में। तो पहले के दूसरे का नाम क्या है? स्वार्थ या प्रतिफल। लेकिन आपको ऑप्शन में ना स्वार्थ है ना प्रतिफल है, तो तर्क से ही ना आंसर तुक्के ना मारे। तो तुक्का भी तभी काम आएगा जब आपका स्टडी किया हुआ रहेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आप काट दिए। एक नया पॉइंट रहे, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण।
सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, इसी को प्रतिफल की अवस्था भी कह सकते हैं, अहंकार की अवस्था भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो जब स्टडी किया हुआ रहेगा तब आप इस पॉइंट को काट के भी आंसर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीटेट 2012 में आया हुआ है। कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नहीं देंगे। नैतिक तर्कना होगा ना, जब वो आंसर देने में फंसेगा तब नैतिक दुविधा। लेकिन यहाँ चिंतन की प्रक्रिया पूछ रहा है। चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना, मॉरल लॉजिक या मॉरल रीजनिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। बाकी जो क्वेश्चन बचा है बुक तो आप लोगों को दिला ही दिए हैं। चलिए आज रहने देते, इतना ही रहने दीजिए, समय हो गया है, सब उभर हो रहे हैं।